फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम क्लास 6 हिस्ट्री का 9th चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इसमें बेसिकली हम जो एंशियंट टाइम के ट्रेडर्स और उस टाइम पे जो ट्रेड था वो देखने वाले हैं। उस टाइम के कुछ किंग्स थे जिनके टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेड हुआ करता था। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लें तो कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी का किंग था। एंड उस टाइम के कुछ पिलग्रिम्स थे, लाइक जो जुआनजेंग था, जो कि चाइना से आए हुए थे। उनके कुछ अपन को अकाउंट्स मिले हैं, तो उनसे अपन को क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती हैं उस टाइम की, तो ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। जैसे कि अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ट्रेड एंड ट्रेडर्स से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन ने लास्ट चैप्टर में जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थी उसके बारे में पढ़ा था। ये एक टाइप की पोट्री है जो कि स्पेशली नॉर्थ पार्ट, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बनाई जाती है। और ये जो पोट्री है, ये मतलब में ओनली नॉर्थ पार्ट में नहीं मिली, ये सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में मिली है। तो इसका क्या मतलब है कि इसे कोई ना कोई लेके गया और वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेड होता था उसके थ्रू गई है, ठीक है। और अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, जो साउथ इंडिया था, वो पोट्री वाली बात तो गई नॉर्थ इंडिया की, तो जो साउथ इंडिया था वो उस टाइम पे गोल्ड और स्पाइसेस, स्पेशली जो काली मिर्च होती है जिसे अपन पेपर बोलते हैं, और कुछ प्रीसियस स्टोन्स थे, उनके लिए फेमस था। अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा था कि उस टाइम पे जो गोल्ड था वो लोग साउथ इंडिया से मंगवाते थे, स्पेशली कर्नाटका से, और कुछ प्रीसियस स्टोन्स भी मंगवाते थे, ठीक है। तो जो साउथ इंडिया का जो स्पाइसेस मसाले थे वो रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा फेमस थे, इसलिए वहाँ पे जो पेपर था, काली मिर्च थी, उसे वो लोग गोल्ड, ब्लैक गोल्ड बोलते थे, ठीक है। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसकी वजह से उसके प्राइसेस भी ऑब्वियसली हाई होंगे, इसलिए उसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। और वहाँ पे जो साउथ इंडिया है वहाँ पे रोमन के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि साउथ इंडिया के ट्रेड कनेक्शंस थे रोमन एम्पायर के साथ में। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें तो उस टाइम पे जो ट्रेडर्स थे वो स्पेशली मतलब ओनली लैंड रूट से ही ट्रेडिंग नहीं होती थी। उस टाइम पे सी रूट्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। जैसे अगर अपन बात करें तो जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, उसके थ्रू बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे, जो मॉनसून विंड्स होती हैं उनका यूज़ करके ट्रेडिंग किया करते थे, क्योंकि वो विंड्स क्या करती थी, वो शिप को जल्दी से किनारे पे लाने में हेल्प करती थी। अगर कोई इंसान ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया वाले रीजन में है तो वो मॉनसून विंड्स के थ्रू इंडिया के वेस्ट और साउथ वेस्ट वाले एरिया में बहुत जल्दी पहुंच सकता था। साथ ही में अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो कुछ न्यू किंगडम्स थे जो कि उस टाइम के एंशियंट टाइम के कुछ न्यू किंगडम्स थे जो कि कोस्टल एरियाज़ पे थे। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज़ होते हैं, जैसे कि जो कावेरी वाला डेल्टा है, कावेरी डेल्टा जो कि साउथ में है, अगर अपन उसकी बात करें वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, क्योंकि जो कावेरी रिवर थी उसके डिपॉजिट्स, और मतलब अगर अपन बात करें उसके डिपॉजिट वगैरह से मिलके बना था, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। साथ ही में इस टाइम पे जो संगम संगम पोयम्स हैं, जो कि संगम पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी, जिन्हें अपन संगम लिटरेचर भी बोलते हैं, उसमें एक वर्ड मेंशन है उन पोयम्स में, उसे मूवेंदर वर्ड है, जिसका मतलब होता है, वो तमिल के जो 3 चीफ्स थे, जैसे कि चेरास, चोलास और पांड्यास, ये तमिल के 3 चीफ्स थे, इनके लिए ये मूवेंदर वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बेसिकली यहाँ से पूछ लेता है यूपीएससी कि मूवेंदर मतलब या तो मैच दी फॉलोइंग्स में, या फिर जो सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट वाले उनमें, कि मूवेंदर वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा फेमस थे साउथ इंडिया में। इनकी मतलब ऐसा नहीं था कि इनका कोई एक ही सेंटर फेमस होगा, इन मतलब जैसे अगर चेरास हैं या फिर चोलास हैं या पांड्यास हैं, इन सब के 2-2 सेंटर्स बहुत ज़्यादा पावर में थे। जैसे कि एक तो इनलैंड हो गया और एक कोस्टल हो गया, एक मतलब अंदर लैंड में और एक कोस्टल एरियाज़ में। जैसे कि अगर अपन बात करें तो जो पोहार एंड कावेरीपट्टनम है वो चोलास के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, और जो मदुरई है वो पांड्यास की बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो इनलैंड मतलब इनलैंड एंड कोस्टल वालों की बात हो गई। और अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो चीफ्स थे, अभी अपन ने बात की ना चेरास, चोलास और पांड्यास, ये जो चीफ्स थे वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि ये कुछ मतलब गिफ्ट वगैरह, रेवेन्यू वगैरह की डिमांड करते थे, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो ऑब्वियसली मिलिट्री तो ये लोग रखते ही थे, और साथ ही में ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे अपने जो आसपास वाले एरियाज़ थे उनसे।
जो संगम कलेक्शन है पोएम्स का, उनमें जो ये चीफ्स थे उन्हें मतलब में रिवॉर्ड भी दिए जाते थे। मतलब ये जो जो प्रशस्ति होती हैं जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे शायद इसी क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में। तो जो प्रशस्ति होती हैं फ्रेंड्स, वो ऐसी होती हैं कि जो किंग होता है वो अपनी प्रेज में मतलब खुद की बड़ाई करवा करवा के लिखवाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वो सब चीज़ें जो इंसान लिखता है वो उसे या तो प्रीशियस स्टोन या गोल्ड या हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट्स या फिर कुछ अच्छे से कपड़ों गिफ्ट के रूप में देता था। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो जो साउथ इंडिया था उसमें सातवाहना डायनेस्टी रूल करती थी, जिसके इम्पोर्टेंट रूलर थे गौतमीपुत्र श्री सतकर्मी, जिसे अपन GPS भी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो ये बहुत ज़्यादा उनके फेमस रूलर थे और ये मतलब इन्हें दक्षिणापथ के लॉर्ड भी बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ जो सातवाहनास थे उन्हें। तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है उस टाइम की। साथ ही में फ्रेंड्स अगर अपन सिल्क रूट की बात करें तो उस टाइम पे जो सिल्क मेकिंग थी वो ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आई होप कि आपने मतलब में जो 7th या 8th क्लास की साइंस है उसमें जो सिल्क प्रोडक्शन है उस प्रोसेस को पढ़ा होगा। जो रॉ सिल्क होती है वो जो सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है, मतलब जो सिल्क वॉर्म की जो इल्ली टाइप की होती है ना, वो खा खा के वो मलबरी के लीव्स को खा खा के कुकून टाइप का बना लेती ना, फिर उससे थ्रेड को निकाला जाता है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। पहले ये 7,000 साल पहले ये चाइना में मतलब में डेवलप हो गई थी, लेकिन दुनिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ के लोग दूसरे लोगों को एज अ गिफ्ट और ये सब देने लगे ना कपड़े, तो ये चीज़ मतलब में बहुत फेमस हो गई। स्पेशली जो ईरान और वेस्ट एशिया वाले रीजन है ना, यहाँ पे 2000 साल पहले जो सिल्क के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा फैशन माना जाता था और रिच माना जाता था कि अगर कोई इंसान सिल्क के कपड़े पहन रहा है मतलब वो बहुत रिच है। साथ ही में अगर अपन बात करें फ्रेंड्स तो बहुत सारे लोग थे जो कि इन सिल्क रूट्स पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ से उन्हें टैक्स मिलते थे, क्योंकि वहाँ से ट्रेडर्स निकल के जाते थे, टैक्स मिलते थे, ट्रिब्यूट्स गिफ्ट्स भी मिलते थे जो ट्रेडर्स जाते थे उनसे। साथ ही में उनके बदले में जिस किंग का एरिया होता था वो उन्हें मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था कि अगर तुम हमें टैक्स दे रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो, तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एक एग्जांपल है कुषाण, जिसने जो सिल्क रूट थी उसे कंट्रोल कर लिया था, मतलब क्या, हाँ कंट्रोल कर लिया था। जो कि सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक जो एरिया फैला हुआ है सिल्क रूट का, उस पर जो कुषाण रूलर था उसने कंट्रोल कर लिया था। ठीक है। अगर अपन बात करें तो जो ये कुषाण रूलर्स थे उनके जो मेन पावर सेंटर्स थे उसमें है पेशावर और मथुरा। ठीक है, ये दो पावर सेंटर्स हैं। अगर अपन बात करें जो सिल्क रूट है फ्रेंड्स, वो सेंट्रल एशिया से सी पोर्ट से होते हुए जो इंडस रिवर है वहाँ से, और जो वेस्टवर्ड जो रोमन एम्पायर का वेस्टवर्ड पार्ट है मतलब सेंट्रल एशिया से जाएगी इंडस वैली से होते हुए रोमन एम्पायर की तरफ। ठीक है। और जो कुषाण रूलर्स थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मतलब कुछ ऐसे रूलर्स में से एक हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। मतलब ये लोग फर्स्ट नहीं है बट अमोंग द फर्स्ट हैं। आई होप यू गॉट इट। और अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, जैसा अपन ने देखा था, अपन इस चैप्टर में पिलग्रिम्स के बारे में भी देखने वाले हैं। तो उस टाइम पे जो इंडिया था उसमें जो दो मेन रिलीजन थे, जो बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म। ऑब्वियसली जैनिज़्म भी था बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म था। तो जो कुषाण रूलर कनिष्क था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था, उसने करीब मतलब 1900 साल पहले अगर अपन देखें तो एक बुद्धिस्ट काउंसिल की थी श्रीनगर में, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे जिन्होंने मतलब वो उस काउंसिल में क्या होता है, बुद्धिस्ट काउंसिल में बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं और वो डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो वहाँ पे मतलब तो उसने क्या बोलते हैं श्रीनगर में एक बुद्धिस्ट काउंसिल की थी, और उस काउंसिल में जो बुद्धिज़्म था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक तो हीनयान और एक महायान, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था। ठीक है। तो फ्रेंड्स और अगर अपन बात करें तो जो बुद्ध चरिता जो बुक है वो एक पोइट हैं जिनका नाम है अश्वघोष, उन्होंने लिखी है, और ये पोइट कनिष्क के कोर्ट में रहते थे। ठीक है। तो एक एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जो कनिष्क थे उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया। ठीक है। और अपन ने देख ही लिया।
और फ्रेंड्स महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था, एज आई टोल्ड यू। तो अब देखते हैं हीनयान और महायान क्या होता है। तो जो हीनयान होता है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, वो लोग सिंपल टीचिंग्स पे जोर देते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब नहीं। वो जस्ट बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे कि उनका जो एनलाइटनमेंट था उसे वो सिर्फ पीपल ट्री से बताते हैं। लेकिन जो महायान थे उन्होंने उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दी, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर हैं जैसे मथुरा और तक्षशिला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हो गई थी। मतलब ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन फॉर्म में उन्हें पूजा जाने लग गया था, ठीक है। और उस टाइम पे फ्रेंड्स जो बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व ऐसे पीपल होते हैं जिन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया है, लेकिन मतलब क्या है ना, वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वो वर्ल्ड को छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर वो चाहें तो छोड़ सकते हैं, तो उन्हें बोधिसत्व बोलते हैं। और उनकी पूजा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, ठीक है। स्पेशली जो सेंट्रल एशिया, चाइना और कोरिया एंड जापान वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस थी। फ्रेंड्स अगर अपन नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो ये मतलब कुछ ऑब्वियसली अपन ने देखा था, पिछले चैप्टर में देखा था कि जो बुद्ध भगवान के जो कुछ फॉलोअर्स थे वो अपनी टीचिंग्स को फैलाते थे, तो उन्हें रहने के लिए कुछ जगह चाहिए होती थी। तो बहुत सारी केव्स बनाई गई थी, स्पेशली जो वेस्टर्न घाट्स हैं इंडिया के, उनके पास में बहुत ज़्यादा केव्स मिलती हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें पिलेग्रिम्स की, तो फ्रेंड्स बहुत सारे पिलेग्रिम्स आए थे जिनमें से कुछ चाइना से आए थे, जैसे फाजियान, जुआंगजेंग एंड आई किंग, ये सब आए थे, ठीक है। तो इनके कुछ अकाउंट्स हैं जिनसे अपन को पता चलता है। जैसे कि अगर अपन बात करें फाजियांग, ये जब रिटर्न हुए थे तो क्योंकि ये सी रूट से जा रहे थे तो 2 दिन तक तो ये स्ट्रॉम में फंस गए थे, और इसकी वजह से इनकी शिप जो थी उसमें पानी भर गया था। तो इन्होंने अपनी शिप से बहुत सारा सामान फेंकना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो डेली यूज़ का सामान होता है उसे फेंक दिया, लेकिन ये इंडिया से कुछ बुद्ध के स्कल्पचर्स लेके गए थे, उन्हें इन्होंने नहीं फेंके। तो इस टाइप से बताते हैं। सिमिलरली जो जुआनजेंग थे उनने लैंड रूट से ट्रेवल किया था। ये भी बुद्ध के बहुत सारे स्टैचूज़ को लेके गए थे जो कि गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड से बने हुए थे। और इन्होंने बाद में मतलब में क्या किया, जो मतलब स्क्रिप्ट्स लेके गए थे ये, जो कि संस्कृत में थी, बाद में इन्होंने इसे चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और फ्रेंड्स नालंदा के बारे में भी बताया गया है, जो जुआनजेंग है उन्होंने बताया कि उस टाइम का जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बहुत फेमस मोनेस्ट्री थी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जहाँ पे जो पिलेग्रिम्स थे उन्होंने अपना टाइम बिताया नालंदा यूनिवर्सिटी में। यहाँ के जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे और बहुत अच्छे से बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स थी उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। और मतलब जो क्या बोलते हैं, जो मोनेस्ट्री थी उसके अंदर बहुत अच्छे से डिसिप्लिन था एक टाइप का, और एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग। एंड अगर अपन बात करें, ये तो हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर अपन बात करें भक्ति के बारे में, तो फ्रेंड्स हिंदुइज़्म भी कुछ उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था। मतलब फेमस एक बात करें तो फ्लरिश कर रहा था। जैसे कि बहुत सारे भगवानों की पूजा होनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे शिव, विष्णु एंड गॉडेस दुर्गा। तो भक्ति का मतलब क्या होता है, मतलब भक्ति क्यों पॉपुलर हुई, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वर्ण सिस्टम, जाति प्रथा, ये सब स्टार्ट हो गए थे। तो ये भक्ति एक ऐसी चीज़ थी जिसे कोई भी इंसान हो, किसी भी कास्ट का हो, लो हो, हाई हो, वुमेन हो, कोई भी हो, सब भक्ति का पाथ अपना सकते हैं। और जो भक्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स एक डिवोशन अपने लव्ड वंस के प्रति। तो जिसको जो भगवान पसंद थे वो अपने हिसाब से कर रहे थे, इसलिए भक्ति को इतना ज़्यादा प्रमोशन मिला, ठीक है। अगर अपन बात करें, जो भगवत गीता है, जो हिंदुइज़्म की बहुत सेक्रेड बुक है, उसमें भक्ति को बहुत अच्छे से बताया है। जिसमें कृष्ण भगवान अपने भक्त अर्जुन से बोलते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सारे जितने भी पाप, जितने भी एविल्स हैं, उन सब से दूर कर दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से, और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बहुत अच्छे प्योर हार्ट से अपने जिस जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, और जिस फॉर्म में कर रहे हैं, अगर उन्होंने प्योर हार्ट से की, तो भगवान उन्हें एक टाइम के बाद में उसी फॉर्म में देखेंगे। तो ऐसा माना जाता था। और अगर अपन बात करें तो और तो इसमें कुछ नहीं है। एक चीज़ ये है कि भक्तिज़्म को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल रहा था, और अपन ऐसे सोचें कि एक
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो जो मूर्तियाँ वो लोग यूज़ करते थे अपनी अपनी डीटीज़ की, उन्हें एक स्पेशल घर में रखा जाता था जिसे अपन टेम्पल बोलते हैं। और इस भक्तिज़्म ने बहुत सारे स्कल्पचर्स, पोट्रीज, आर्किटेक्चर्स, टेम्पल्स, इन सब में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो इसके बारे में अपन 11th क्लास की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, with this we have come to an end of another chapter of class 6 history. See you soon in the next video. Until then, keep study and do subscribe our channel. Thank you for watching.